हेलो एवरीवन। आज हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, जिसमें हमने मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और पैसिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जिसे हम सुगमित विसरण कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद का जो पार्ट है, उसके बाद के जो फंक्शंस हैं, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। जब हमने मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पढ़ा था तो हमने देखा था कि मेम्ब्रेन अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी पढ़ा था। और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी झिल्ली जिसमें से सिर्फ पानी ही आर पार जा सकता है, या फिर जो सॉल्वेंट है वो ही आर पार जा सकता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक या जल के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन परासरण कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली सदस्य संरचना होती है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली की जैसी संरचना होती है। जीव तंत्र में जल ही विलायक का कार्य करता है। विलायक के अणु की गति तब तक जारी रहती है जब तक कि झिल्ली के दोनों तरफ विलायक की सांद्रता का अनुपात समान न हो जाए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ये फनल या कीप है, ठीक है। इस फनल या कीप में शुगर से भरा हुआ सॉल्यूशन है। अब ये जो शुगर के सॉल्यूशन से भरी हुई जो फनल है, इसको हम एक बीकर जिसमें कि शुद्ध पानी भरा हुआ है उसमें उल्टा लटका देते हैं। और इस शुगर के सॉल्यूशन का और इस पानी का, इन दोनों का सेपरेशन जो है, हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जो सेलफोन मेम्ब्रेन है वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन में इसको रखने पर जो फनल के अंदर जो लेवल है, वो लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वाटर का इनिशियल लेवल था वो यहाँ था, फिर धीरे धीरे ये राइज होकर के यहाँ पहुंच जाता है। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि विलायक या जल के अणुओं का जो प्रवाह है वो इस शुगर के सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, क्योंकि वाटर ज्यादा कहाँ पर है? बाहर की तरफ है, क्योंकि ये तो प्योर वाटर है। और यहाँ पर शुगर प्लस वाटर है, तो वाटर यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, इसलिए वाटर का मूवमेंट यहाँ से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हुए इधर की तरफ होता है, ठीक है। तो वही बात हो गई कि विलायक या जल के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन परासरण कहलाता है। लेकिन किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली से होना चाहिए ये गमन, तो यहीं से होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये गमन होता है जल के अणुओं का, और इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। और ये वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट तब तक इधर अंदर की तरफ होगा जब तक दोनों तरफ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, या वाटर दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये मूवमेंट चलेगा। ओके। अब ऑस्मोसिस या परासरण दो टाइप का होता है। एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस को अंतः परासरण कहते हैं और एक्सोस्मोसिस को बाह्य परासरण कहते हैं। अब चारों ओर के माध्यम से कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जल के प्रवेश को अंतः परासरण कहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे ये पानी है, इस पानी में हमने कुछ किशमिश रखी है, रेजिन्स रखी है, जिसको हम द्राक्ष भी बोलते हैं। ये रेजिन या किशमिश जब हम इस पानी में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं हम कि अब जैसे रात को आप मान लो एक कप में पानी लीजिए और उसमें कुछ किशमिश डालिए और सुबह उठकर देखेंगे तो आप वो किशमिश फूल जाती है। तो होता क्या है कि पानी जो है वो इन किशमिश के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये फूल जाती है। तो इन किशमिश के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि एक सेल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए इस जो बाहर वाटर है इसका मूवमेंट अंदर की तरफ हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? इस किशमिश के बाहर का मीडियम है। तो चारों ओर के माध्यम से कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जल के प्रवेश को हम क्या कहते हैं? अंतः परासरण। जब वाटर अंदर की तरफ मूव कर रहा है इस किशमिश के अंदर, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोस्मोसिस। और इसके कारण क्या हुआ? जो किशमिश थी उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसका अवशोषण कर लिया और ये फूल गई। यह प्रक्रिया क्या कहलाई? अंतः परासरण। दूसरा है बाह्य परासरण, जिसको हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। तो चारों तरफ के माध्यम में कोशिकाओं से जल का बाहर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। इसको बाह्य पढ़ा जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं।
अब आप देखिए, हमने अभी जब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या लिखा था कि वाटर के मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं और हमेशा वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब जिधर जल ज्यादा होगा उधर से वो कम की तरफ मूव करेगा। तो अब आप यहाँ देखिए, ये जो मीडियम है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब ये शुगर का सॉल्यूशन है, ये प्योर पानी नहीं है। अब ये जो ग्रेप्स है, इन ग्रेप्स में इस बाहर के मीडियम के कंपैरिजन में इनमें पानी ज्यादा है, इसलिए पानी क्या हो रहा है, अब ये बाहर शुगर ज्यादा है और पानी कम है, तो इसलिए पानी का मूवमेंट क्या होता है, किशमिश से बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो कोशिकाओं से वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, बाहर के मीडियम में हो रहा है। तो जब यहाँ से इन किशमिश में से पानी बाहर की तरफ जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण या एक्सोस्मोसिस कहते हैं। और जब इसमें से पानी बाहर चला जाएगा तो ये क्या करेगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, तो ग्रेप्स लॉस वाटर। ओके, तो बाह्य परासरण पानी का बाहर की तरफ जाना और अंतः परासरण पानी का अंदर की तरफ आना। पानी अंदर की तरफ आएगा तो रेजिन फुल जाएगी और पानी बाहर जाएगा तो रेजिन थोड़ी सिकुड़ जाएगी। ओके, तो हमने दो टाइप का परासरण यहाँ पर पढ़ा, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब कोशिका के चारों ओर सदैव एक लिक्विड मीडियम होता है। अब जैसे हमने यहाँ भी देखा था, ये भी एक कोशिका थी, इसके चारों तरफ क्या है, ये लिक्विड मीडियम है। जैसे तो जो सेल्स होती है वो भी हमेशा एक लिक्विड मीडियम में ही रहती है। सामान्यतः क्या होता है कि कोशिका के चारों ओर के तरल माध्यम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कोशिका के अंदर के साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर के समान होता है। अब जैसे आप यहाँ देखिए, ये कोई एक सेल है, ठीक है, इस सेल के बाहर की तरफ ये मीडियम प्रेजेंट है। हम बोल रहे हैं कि एक तरल माध्यम होता है कोशिका के बाहर की तरफ। तो सामान्यतः जनरल कंडीशन में क्या होता है कि जो कोशिका के चारों ओर के का जो तरल माध्यम होता है, इस तरल माध्यम का जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो कोशिका के या सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। तो देखिए, इधर भी 10% सॉल्ट है, इधर भी 10% सॉल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है यहाँ पर। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहला रहा है, आइसोटोनिक कहलाता है। ठीक है, और जब सेल के चारों ओर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब जब बाहर जो है वो सॉल्ट ज्यादा है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ 20% सॉल्ट है और यहाँ 10% सॉल्ट है, तो जो बाहर का मीडियम है, तो उस कोशिका के चारों तरफ के जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब यहाँ सॉल्ट से मतलब है उसका, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है, या फिर हम ऐसे बोले कि कोशिका के चारों ओर का जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन क्या कहला रहा है, क्योंकि यहाँ सॉल्ट ज्यादा है और यहाँ सॉल्ट कम है, तो यहाँ सॉल्ट ज्यादा है इसलिए ये मीडियम या ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक। और यहाँ जो मीडियम था वो सेल के साइटोप्लाज्म की सॉल्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ की सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर थी, इसलिए ये मीडियम कैसा था, आइसोटोनिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आइसोटोनिक को हिंदी में बोलते हैं समपरासरी विलयन, जिसमें दोनों का परासरण दाब सेम है, कोशिका के अंदर के साइटोप्लाज्म का और बाहर के मीडियम का। हाइपरटोनिक को हम हिंदी में बोलते हैं अति परासरी विलयन, जिसमें जो बाहर का सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है, उसका परासरण दाब ज्यादा है, इसलिए वो मीडियम क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। इसमें क्या होता है कि यदि सेल के बाहर के सॉल्यूशन में, ये सेल है, ये इसके बाहर का सॉल्यूशन है, इसके बाहर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मतलब सॉल्ट की मात्रा साइटोप्लाज्म की अपेक्षा कम होती है, इस सेल के साइटोप्लाज्म की अपेक्षा यहाँ सॉल्ट अगर कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सॉल्ट कम है और सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो ये मीडियम क्या हुआ, हाइपोटोनिक, मतलब अल्प परासरी हुआ, क्योंकि इसके कंपैरिजन में यहाँ सॉल्ट कम है। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन में कोशिका को रखने पर क्या होता है कि जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, यहाँ सॉल्ट ज्यादा है और यहाँ सॉल्ट कम है, यहाँ सॉल्ट कम है तो वाटर ज्यादा है, इसलिए वाटर का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होता है, तो कोशिका के अंदर की तरफ जल प्रवेश करेगा और कोशिका फिर
फूल जाएगी। ओके, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल और मोर वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल, तो इस कंडीशन में जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जल बाहर की तरफ ज्यादा होता है, अंदर कम होता है। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो वाटर है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो दोनों तरफ बराबर होती है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल और लेस वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल। अब आप देखिए यहाँ 20% सॉल्ट है या 10% सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली जहां सॉल्ट ज्यादा है वहां वाटर कम होगा और जहां सॉल्ट कम है वहां वाटर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वाटर ज्यादा है और यहाँ वाटर कम है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन पढ़े। तो अगर किसी सेल को हम हाइपोटोनिक या अल्प परासरी मीडियम में रखते हैं तो सेल के अंदर पानी जाएगा, क्योंकि हमेशा पानी का मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ होता है। तो जहां सॉल्ट ज्यादा है तो पानी कम होगा, और अगर सॉल्ट कम है तो पानी ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए दोनों में से सॉल्ट ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पानी कम है, तो पानी ज्यादा बाहर की तरफ है, इसलिए पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा तो सेल फूल जाएगी। फिर इस कंडीशन में दोनों तरफ बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर रहेगी तो सेल जो सेल या कोशिका जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। इस कंडीशन में यहाँ 20% सॉल्ट है या 10% सॉल्ट है, तो पानी ज्यादा कहाँ हुआ, अंदर की तरफ, यहाँ पानी कम है, तो यहाँ से पानी का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, तो सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी या फ्लैसिड हो जाएगी। तो ये अलग अलग टाइप के हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इस विधि में अणुओं या आयनों का अभिगमन, मतलब जो आयंस हैं उनका अभिगमन या उनका ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। दूसरे शब्दों में अणु या आयन कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा था वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा था। तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा था कि जहां ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाएगा। लेकिन ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, मतलब जहां कम सांद्रता वाले से ये अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो जहां ऑलरेडी कम सांद्रता है वहां से मूवमेंट होता है अधिक सांद्रता की तरफ, तो ये सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय अभिगमन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब कम सांद्रता वाले क्षेत्र से वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जाएंगे तो उसको जबरदस्ती हम पुश कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सक्रिय अभिगमन में आयनों को सांद्रता प्रवणता के विपरीत पंप किया जाता है, इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सुकरण विसरण या फैसिलिटेड डिफ्यूजन की तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन वाहकों की सहायता से होता है, इसमें भी प्रोटीन कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय अभिगमन की क्रियाविधि, इसकी मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि इसमें अणुओं का गमन सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, मतलब क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होता है। और ऐसे ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इस टाइप के अभिगमन में भी वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। सोडियम आयन के कोशिका से बाहर, ये देखिए आप, ये सोडियम आयंस है यहाँ पर, तो सोडियम आयंस के कोशिका से बाहर और पोटेशियम आयन के कोशिका के अंदर की ओर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्रोटीन कैरियर उपस्थित होता है। ये क्या है, एक प्रोटीन कैरियर उपस्थित है। इसी प्रोटीन कैरियर से सोडियम आयन जो है वो तो कोशिका से बाहर की तरफ जाते हैं, और पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर की तरफ आते हैं। किसकी हेल्प से, इस प्रोटीन कैरियर की हेल्प से। जो एटीपी एनर्जी के व्यय के साथ सोडियम को कोशिका के बाहर और पोटेशियम को अंदर पंप करता है, यह प्रोटीन कैरियर जो है एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेस कहते हैं। यह एंजाइम एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर, अब ये जो आप देखते हैं कि यह एंजाइम जो है जिसे हमने सोडियम पोटेशियम एटीपेस कहा है, ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके, जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके ये क्या कर रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी देता है, और साथ ही ये कैरियर का काम भी करता है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राणी के न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन में एक एटीपी के अणु के हाइड्रोलिसिस के साथ 3 पोटेशियम तो बाहर की तरफ। अब ये देखिए, एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि 3 सोडियम जो हैं वो तो बाहर की तरफ, ये देखिए 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं, और 2 पोटेशियम आयन, ये देखिए 2 पोटेशियम आयन है, वो अंदर की तरफ आते हैं। किसकी सहायता से पंप किए जाते हैं? इस कैरियर की सहायता से पंप किए जाते हैं। ये पिंक कलर का आपको कैरियर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज कैरियर यहाँ एंटीपोड की तरह काम कर रहा है। एक तरफ तो सोडियम बाहर की तरफ जा रहे हैं और पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये एंटीपोड की तरह काम करता है। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं कि 3 सोडियम आयन, ये देखिए आप, 3 सोडियम आयन और एक एटीपी मॉलिक्यूल। कैरियर एंजाइम ये कौन सा है? एटीपेज है। ये एटीपेज से अपने लिए जो स्पेसिफिक साइट होती है वहां पर जाकर ये जुड़ जाते हैं, और एटीपेज की प्रेजेंस में एटीपी का क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस होता है, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं, जिसमें से ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो इस एटीपेज के साथ में जुड़ जाता है और एडीपी रिलीज हो जाता है। अब ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ निकल करके यहाँ जुड़ जाता है, तो इसमें से एक फॉस्फेट कम हो गया, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जगह क्या बन जाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। क्लियर? इस प्रकार फॉस्फेट के जुड़ने से, अब फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया, तो फॉस्फेट के जुड़ने से एटीपेज का, इस पूरे एटीपेज का क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन हो गया, मतलब फॉस्फोरिलीकरण हो गया। तो फॉस्फोराइलेशन के परिणाम स्वरूप इस एंजाइम कैरियर में इसकी जो शेप होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, या फिर उसको बोलते हैं समरूपण परिवर्तन। तो इसके फॉस्फोराइलेशन के कारण क्या होता है कि इसमें समरूपण परिवर्तन आते हैं। किसमें? इस प्रोटीन में, जिसको हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहते हैं, जो पिंक कलर का दिखाया गया है। अब इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि सोडियम आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ डाला जाता है। ये देखिए, सोडियम आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ निर्मुक्त कर दिया जाता है, और अब 2 पोटेशियम आयन इस एंजाइम कैरियर से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। तो देखिए इसकी संरचना ही यहाँ बदल गई, ये चीज इधर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सोडियम बाहर की तरफ चले गए और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ जाते हैं। अब पोटेशियम आयन के यहाँ जुड़ने से ही एटीपेज का डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। अब आप देखिए, ये जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ा था, अब ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, मतलब फॉस्फेट यहाँ से हट गया। तो अब ये वाली कंडीशन हो गई कि 2 पोटेशियम तो अंदर आ गए, लेकिन यहाँ फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो इससे होता क्या है कि एंजाइम कैरियर अपनी वापस पहले की स्थिति में आ जाता है, पहले जैसा था वैसी की वैसी ही इसकी शेप हो जाती है। ओके, वो क्या करता है? जो पोटेशियम आयनों को सेल के भीतर स्थानांतरित करने में सहायक होता है। तो देखिए, पहले जो कंडीशन थी ये वाली, ये की यही, अब इसकी शेप हो जाती है, और ये पोटेशियम आयन यहाँ से निकल करके फिर कहाँ चले जाते हैं? सेल के अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, 3 सोडियम आयन, उनके जुड़ने के लिए भी इस एटीपेज एंजाइम में जगह होती है, और 2 पोटेशियम से जुड़ने के लिए भी जगह होती है। तो सबसे पहले तो 3 सोडियम आयन यहाँ जुड़ जाते हैं। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। Binding of cytoplasmic sodium to the pump protein stimulate phosphorylation by ATP। जब सोडियम आयन की बाइंडिंग इस जो सोडियम पोटेशियम पंप है, या फिर जिसको हम एटीपीज कहते हैं, उससे इसकी बाइंडिंग हो जाती है। इसकी बाइंडिंग के कारण क्या होता है? एटीपी का फॉस्फोराइलेशन जो है वो स्टिमुलेट होता है, और जब एटीपी का फॉस्फोराइलेशन एटीपी द्वारा जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है, तो क्या होगा? इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज हो जाएगा, और इससे जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा वो इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। अब इस प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन से इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो देखिए इसकी शेप चेंज हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जब शेप चेंज हो जाती है तो उससे क्या होता है कि सोडियम आयन तो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम आयन यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब पोटेशियम आयन बाइंड हो जा रहे हैं तो इसका क्या होता है? डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हट जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप
अगर यहाँ से हट जाता है, इसका डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है, तो वापस से ये जो प्रोटीन होता है एटीपेज, जिसको हम पंप प्रोटीन बोलते हैं, वो वापस अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है। मतलब ये वाली कंडीशन हो गई इसकी, जो पहले यहाँ था वैसी की वैसी यहाँ आ जाती है, और ये दोनों सोडियम आयन कोशिका के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस टाइप से होता है ये, और कैसे सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें तो जैसे देखिए हमने तीन चीजें पढ़ी थी। डिफ्यूजन पढ़ा था, उसमें मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। अब आप यहाँ देखिए जो ग्रीन कलर के बोल्स दिख रहे हैं वो किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, उधर कम है। तो डिफ्यूजन या जो विसरण होता है उसमें क्या था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणुओं का गमन होता है। और जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, जिसको हम सुकरण विसरण भी कहते हैं, तो उसमें देखिए इधर ग्रीन ज्यादा है, इधर कम है ग्रीन बोल्स। तो ज्यादा अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन कैरियर प्रोटीन की सहायता से होता है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसे हम कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये डिफ्यूजन है और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में भी मूवमेंट अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है, लेकिन कैरियर की सहायता से होता है। ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है। ये कम सांद्रता से अणुओं का गमन इधर कहाँ होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अणुओं का गमन होता है, और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी से मिलती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं को ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंटीग्रेटेड मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सह परिवहन अथवा द्वितीयक सक्रिय परिवहन अथवा समाकलित बहुगुणित परिवहन तंत्र। कुछ कोशिकाओं में एक पदार्थ के प्लाज्मा झिल्ली के आर पार अभिगमन के लिए एक से अधिक तंत्र कार्यरत रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ उपापचयों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि का एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप के साथ होता है। इस सहपरिवहन का एक उदाहरण आंत्र उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषण के दौरान ग्लूकोज का परिवहन है। अब देखते हैं कैसे इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये को ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है। इसमें होता क्या है कि इन सेल्स में एक्टिव जो सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम कोशिकाओं से ब्लड में तथा ब्लड से पोटेशियम सेल में प्रवेश करता है। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो एपिथेलियल सेल होती है इसमें सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये जो सोडियम है वो सोडियम यहाँ कोशिका में आता है, और फिर कोशिकाओं से ये कहाँ जाता है, सोडियम ब्लड में जाता है। ठीक है, और ब्लड से पोटेशियम आयन, अब देखिए यहाँ ये पोटेशियम आयन जो प्रेजेंट है, तो ब्लड से ये पोटेशियम आयन कहाँ जाते हैं, इस सेल में जाते हैं। और इस सोडियम पोटेशियम पंप के परिणाम स्वरूप इंटेस्टाइनल सेल में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, ये सोडियम ब्लड में जा रहे हैं यहाँ पर और पोटेशियम इधर आ रहे हैं, तो यहाँ जो इंटेस्टाइनल सेल होती है उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और अंतः वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण सोडियम कोशिका में बाहर से प्रवेश करते हैं। ये सोडियम आता कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ आता है। इसी सोडियम ट्रांसपोर्ट के साथ ग्लूकोज के अणु भी सेल में प्रवेश करते हैं। देखिए सोडियम और ग्लूकोज दोनों ही सेल में साथ में प्रवेश करते हैं। इन दोनों अणुओं ग्लूकोज और सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही प्रोटीन कैरियर चाहिए। अब देखिए ये एक प्रोटीन कैरियर है जिसे हमने सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज सिंपोर्ट बोला है, क्योंकि दोनों साथ में मूवमेंट हो रहा है। ग्लूकोज का और सोडियम का एक ही कैरियर की सहायता से मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हम इसको को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ कैरियर सिंपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब दोनों को साथ में अंदर की तरफ ला रहा है। तो इस प्रक्रिया में इस प्रकार क्या होता है, सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम कोशिका से ब्लड में जाता है, सोडियम यहाँ से कोशिका में आ रहा है और कोशिका से यहाँ पर ये ब्लड में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ये कैरियर सिंपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम कोशिका से ब्लड में जाता है, तो ये कोशिका से कहाँ चला गया, ब्लड में चला जाता है, जिसमें एटीपी का व्यय होता है। अब देखिए आप यहाँ पर एटीपी का व्यय हो रहा है यहाँ पर और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर कम है, तो ये यहाँ से अधिक कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है यहाँ पर।
अब इसके फलस्वरूप कोशिका में उत्पन्न हुए निम्न सोडियम प्रवणता, मतलब यहाँ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है तो सोडियम बाहर से कोशिका में प्रवेश करते हैं, अब यहाँ से अंदर की तरफ आते हैं, जिसके साथ ग्लूकोज को भी अंदर प्रवेश कराया जाता है इसकी तरह। तो इसलिए क्या होता है, सोडियम और ग्लूकोज दोनों का साथ में ट्रांसपोर्ट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसे हम इंटीग्रेटेड मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। थैंक यू।